भी था, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था। जो क्लास में मैंने पासिंग रेफरेंस दी थी, मुझे आदत है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करवाने की, ठीक है। जैसे मिनट हैंड के बारे में देयर वाज दिस क्वेश्चन, आपकी बुक में भी आएगा, ठीक है। और मिनट हैंड के बारे में मैंने करवाया हुआ था और प्रैक्टिस भी की हुई थी। क्वेश्चन आ गया आर हैंड। अब बिकॉज मैंने थोड़ा मैथ्स में पढ़ा हुआ है और मुझे थोड़ा शौक है कि मैं इसको एक्स्ट्रा और बता दूं, एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट रिसेप्टिव, तो मैं बहुत कुछ आगे करवा देती हूँ। तो क्लास में एज अ पासिंग रेफरेंस मैंने मार्क किया हुआ था कि करवाया था कुछ 1-2 महीने पहले, और पेपर में क्वेश्चन आ गया आर हैंड। कभी सोचा नहीं था कि आर हैंड के बारे में पेपर में 1 नंबर का ही चाहे क्वेश्चन है वो आया है। बट ऐसी चीजें अगर आती हैं तो प्लीज कीप योर आईज एंड योर ईयर्स ओपन। दूसरी चीज, हर एक क्वेश्चन को रिसेप्टिव हुआ करो, वो बोल क्या रहा है, एंड गो बैक टू द टेक्निक। हर एक क्वेश्चन को, जैसे अगर ये आर हैंड का भी क्वेश्चन आया ना, इसकी टेक्निक मिनट हैंड से बिल्कुल सेम ही होगी, ठीक है। तो व्हाट आई वांट इज, देखो एज अ टीचर मैं भी लिमिटेशन जानती हूँ, और एज अ स्टूडेंट आपके लिमिटेशन है, आप सब कुछ नहीं सीख सकते। कुछ चीजें समझ में आती है स्टूडेंट लाइफ में, कुछ चीजें बाद में समझ में आती है, या कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं कि ठीक है हमसे नहीं होता ये, वो टॉपिक्स हमारे लिए मुश्किल होते हैं, वी लीव इट फॉर द टाइमिंग कि नहीं हो रहा यार, होगा ही नहीं है। तो अगर उसको छोड़ भी देते हो, पेपर में वो आ जाए तो उसे टैकल कैसे करना है, बस इतना सा ही चीज अगर आप सीख लेते हो, पेपर हो जाएगा। प्लस बी रेगुलर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेगुलर। क्लास कहीं भी पढ़ो, कहीं से भी जाओ, पर अगर आप रेगुलरली कहीं भी फॉलो कर रहे हो ना, रिलीजियसली कहते हैं ना कि बस फॉलो करो, जैसे मस्जिद जाते हैं बस हमने जाना है, वो अपना एक टेक्निक बनाया होता है, नहीं, वैसा ही चीज करना है। सीरियसली, मैथ्स मुश्किल नहीं है, आपकी इनिशियल स्टेजेस में जितना काम एनसीईआरटी का हो रहा है ना, उसी को बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। प्लस जो मैं एक्स्ट्रा आपको करवा रही हूँ। हेलो। 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 अच्छा बात क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम्स, चलो फिफ्थ पार्ट है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. अब if 3 is added to the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो पहली चीज तो हमें इसमें करना ही क्या होता है, जब भी एक फ्रैक्शन की बात की है तो हम क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर let the numerator be equals to x, let the denominator equal to y, और फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x अपॉन y। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन 9/11 बन गई कैसे, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर x टू ऐड किया, डिनोमिनेटर y टू ऐड किया, it also becomes 5/6 if 3 is added to numerator and denominator। किया सबने सॉल्व इसको, अगर नहीं किया है तो कर लो। और इसके बाद एज एज बेस्ड क्वेश्चन है, सिक्स पार्ट के बाद 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा एज बेस्ड और करवा दूंगी, और एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एलिमिनेशन मेथड के एग्जाम्पल्स। हेलो। हेलो। हाँ क्लास में हो, बस 1 मिनट पूछते हैं, 1 मिनट बाहर निकल के काम करके। क्लास में हो, इतनी बाहर काम निकलती है। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई।
स्कूल में कितना कितना काम हुआ था आपका? कुछ है स्कूल में कितना करवाया हुआ था? पूरा चैप्टर, जितनी एक्सरसाइज दी है, जितनी जितना ही काम करवाया था कि उसके बाद भी एक्स्ट्रा कुछ करवाया था? मुझे सिर्फ इतना कंसर्न है कि जो आपका मिस हो चुका है, मतलब जो डिलीट हो चुका है पिछली वाली बुक से, वो आपको करवा रहे हैं कि नहीं उसमें से कुछ क्वेश्चन? नहीं करवा रहे, वेरी गुड। चलो, हो गया कवर सबका ये। न्यूमरेटर इज एक्स, आ रहा है तो प्लीज टेल मी। सॉरी, बताओ किसी को ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, इशू सॉल्व हुआ? हाँ, नहीं आता कि आता है कि नहीं आता? इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x+2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इक्वेशन बन के आ रही है आपकी? 11x+22 = 9y+18। अब इसको लिख लोगे 11x - 9y+4 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर 6x+18 = 5y+15, 6x - 5y+3 = 0। अब यहाँ से इट ऑल डिपेंड्स कि आपने इक्वेशन किस वे से सॉल्व करनी है। नाउ बिकॉज वी आर सॉल्विंग थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ से लेट मी टेक 11x = 9y - 4। समझ में आया? फिर मैंने x की वैल्यू ली 9y - 4/11 और इस x को यहाँ पुट कर दिया। तो ये आ गया 54y - 24 - 55y+33 = 0। कॉमन एलसीएम ले लिया मैंने अब। ठीक है, इस चीज की प्रैक्टिस कर लेना। प्लस जब आपकी बैकअप्स होंगी तो उन क्लासेस को प्लीज मत मिस करना। और बैकअप मैं संडे को ही प्लान कर रही हूँ सबके लिए, कॉमन बैकअप हो जाएगी, पर वो क्लास 2 घंटे की होगी। ठीक है, 2 घंटे की क्लास है। किसी की भी कोई क्लास मिस हुई है इनिशियल की, वही सेम क्वेश्चन दोबारा से क्लास में करवाऊंगी जो अब क्लास में करवा चुकी हूँ अब तक। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 9। इस y को यहाँ पे पुट कर दोगे, 9 9 = 81 -4 77 /11 7। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना। अब इसके बाद था एज बेस्ड क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट वाला जो है 5 years hence एज ऑफ जैकब। ये हो गया तो सबसे, ये भी हो गया। कैसे किया? सब्स्टिट्यूशन तो किया, इक्वेशन इक्वेशन फॉर्म हो गई थी। वेरी गुड। इसमें लिखा है 5 years hence एज ऑफ जेकब विल बी 3 times that of his son। 5 years hence age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present ages? तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जब भी एज बेस्ड क्वेश्चन है, हमेशा द फर्स्ट थिंग जो आपको लेनी होती है वो है प्रेजेंट एज। तो दो बंदे दिए हुए हैं यहाँ पर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब is equal to x years and let the present age of Jacob's son is equal to y years। समझ में आ गया? पहले तो हमने एज को डिफाइन कर दिया, x एंड y, एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब्स सन। उसने लिखा है 5 years hence। 5 years hence का मतलब 5 years later, 5 years के बाद। तो मैंने एक हेडिंग बना ली 5 years hence एज ऑफ जेकब क्या हो जाएगी, x+5। और एज ऑफ सन क्या हो जाएगी, y+5 ईयर।
अभी सिर्फ इसके हिसाब से हम एज को आगे बढ़ा देंगे कि अगर उनकी एज एक्स और वाई है तो 5 years हेंस क्या होती है, x+5 y+5 रिस्पेक्टिवली। इतना समझ में आ गया हम सबको? ठीक है ना। उसके वजह से कहा है 5 years अगो। तो 5 years अगो, अब इक्वेशन नहीं फॉर्म करते, इसमें ये देखते हैं कि 5 साल पहले या जो भी हमें एज गैप दिया हुआ है ना, पहले उसमें लेकर जाएंगे। एज ऑफ जेकब, दिस इज ब्रेकिंग द क्वेश्चन। हमेशा ना एज बेस्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही दिया होता है, और वो जो 3 times 4 times दिया होता है ना कंपैरिजन में, दैट इज टू फॉर्म द इक्वेशन। जैसे मैंने हमेशा कहा था पहले वाले क्वेश्चन में भी, जैसे नंबर बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि जब भी एक का नंबर आएगा ना, तो आपने ऐसा नहीं करना कि वो 3 टाइम्स यूनिट प्लेस कहा है, ये कहा है नंबर 10 times हो गया, वो सब नहीं सोचना। पहले नंबर फॉर्म करो, पहले एक्स और वाई लिखो, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, फिर नंबर फॉर्म किया। उसके बाद देखो कि रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ, रिवर्स नंबर फॉर्म करो। नाउ रिप्लेस द स्टेटमेंट्स विद दोज एक्स एंड वाई। ऐसे ही एज बेस्ड क्वेश्चन में ही ना, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो देखना कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, आगे कितना बढ़े हो, पीछे कितना गए हो, और फिर कंपेयर करो। अब आपके पास वही सारी चीजें आ गई स्टेटमेंट्स में, रिप्लेसमेंट आ गई, उसमें लिखा है 5 years हेंस एज ऑफ जेकब। 5 years हेंस मतलब x+5, एज ऑफ जेकब x+5। ठीक है। विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। विल बी का मतलब इक्वल टू, 3 times 3 से मल्टीप्लाई हुआ। कौन 3 से मल्टीप्लाई हुआ? सन की एज। समझ में आ गया? दिस इज हाउ वी फॉर्म इक्वेशन। x+5 इज इक्वल टू 3y+15। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x-3y-10 इक्वल टू 0। दिस इज 5 years hence। एंड 5 years ago जेकब वॉज, जेकब्स एज। अब जेकब्स की एज को रिप्लेस किया x-5, x-5 वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। दैट ऑफ हिज सन को हमने रिप्लेस किया y-5। समझ में आ गया? दैट इज हाउ एक इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट्स में, इक्वेशंस में कन्वर्ट होती है। तो मेरी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x-5 इज इक्वल टू 7 times y-5। तो x-5 इज इक्वल टू 7y-35। x-7y प्लस 30 इक्वल टू 0। आई सपोज यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद ना मेथड पे मैं नहीं फोकस करूंगी, सब्स्टिट्यूशन आई थिंक वी प्रैक्टिस इनफ। इसके बाद एलिमिनेशन पर ही चलेंगे, because I feel comfortable with elimination। मुझे लगता है वो ज्यादा इजी हो जाता है। इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चाहे हम मल्टीप्लाई भी करें, एलिमिनेशन बिकम्स अ लिटिल इजियर टू अप्रोच एंड सॉल्व। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? ये दो इक्वेशन क्लियर है? यहाँ पर किसी को भी इन दो इक्वेशन में प्रॉब्लम है, कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज टेल मी। इसके बाद दो इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू आपने लगाई 3y+10, -3y यहाँ चला गया, +3y -10 हो गया, +10। नाउ सब्स्टिट्यूट हियर 3y+10 -7y+30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -4y+40 इक्वल टू 0। -4y इज इक्वल टू -40, माइनस कैंसल, y की वैल्यू क्या आ गई? 10। एंड इफ y इज 10, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। आपने एक x की वैल्यू भी निकाली थी इन टर्म्स ऑफ y, इसमें पुट कर दो, ये इस इक्वेशन पे निकली थी, या उसके ओरिजिनल में पुट कर दो, या सेकंड वाली में एक वैल्यू निकालिए, वो किसी में भी पुट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 × 10 + 10, 40 आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जेकब is equal to 40 years and present age of son is equal to 10। ठीक है। इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 11। सॉरी, नॉट एग्जाम्पल 11 जो आपकी बुक में दिया हुआ है, कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 8। रेशियो ऑफ इनकम दिया हुआ है ना? हाँ जी। पेज नंबर भी बोल दो बुक का। पेज 34, पेज 34, एग्जाम्पल 8। अब ठीक है ना? पेज 34, एग्जाम्पल 8। The ratio of incomes of two persons is 9:7. Ratio of their expenditures is 4:3. Each of them manages to save rupees 2,000 per month. Find their monthly income.
ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दो रेशियो दी हुई है, वो है 9:7। 2 पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी, उनकी रेशियो ऑफ इनकम, और वही दो बंदे उनके एक्सपेंडिचर्स की रेशियो दी हुई है 4:3। फिर हमें कहा हुआ है उनकी सेविंग्स जो है वो 2000 है मंथली, 2000 पर मंथ वो सेव करते हैं। समझ में आ गया? ये हमें 9:7 4:3 दी हुई है रेशियो में, सेविंग्स दी हुई है उनकी पर्सनली, मतलब इन रुपीज। तो एक चीज जो ध्यान रखनी होती है, दो रेशियोज में कॉमन फैक्टर कभी भी हम सेम लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है। अब इसमें दो वेरिएबल्स कैसे लेके आएंगे, ये सिंगल इक्वेशन से भी सॉल्व होता है, सिंगल वेरिएबल से भी सॉल्व होता है, बट बिकॉज दिस इज फ्रॉम टू इक्वेशंस तो हमें वहीं से लेना है, राइट। अब जब भी रेशियो दी होती है ना, तो आप लिखते हो लेट द टू नंबर्स, या लेट द इनकम, लेट द इनकम ऑफ द टू पर्सन, और पर्सन ए पर्सन बी लिख सकते हो। इनकम ऑफ टू पर्सन 9:7 दिया हुआ, तो लेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ₹9x and ₹7। Let the income of two persons is ₹9x, ₹7x. Income of two persons is ₹9x, is ₹7x. ठीक है, ऐसे ही let the expenditures of the two persons is rupees, अब इसमें x कॉमन फैक्टर नहीं लेना है, हमें लेना है 4y and ₹3y। रेशियोज ना एज सच आप बहुत कम करते हो, ठीक है, कम इन द सेंस हमने इसकी उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन इस क्वेश्चन में जब भी रेशियो लेनी है तो साथ में एक कॉमन फैक्टर, बिकॉज 9:7 की रेशियो ना 63 और 49 में भी आती है ना। तो मैंने क्या किया है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर मैं 81:63 लेती हूँ तो इनमें भी 9:7 की रेशियो है। अब मैंने क्या किया, रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो रेशियो फॉर्म होती है वो कटिंग के बाद आती है, मोस्टली नंबर में अगर कॉमन फैक्टर है वो कट गया, तो वो कॉमन फैक्टर क्या है, वो 7 है कि 9 है, या 90 एंड 70 भी हो सकता है। अगर मैं आपको एक्चुअल पूछूंगी ये रेशियो किससे बनी होगी, बैक एंड में जाके बताओ कि 90 और 70 थे, 63 और 49 था, 81 और 63 था, तो आप मुझे बता सकते हो कोई एक पर्टिकुलर नहीं यही था। तो दैट्स व्हाई जब रेशियो होती है उसमें जो कॉमन फैक्टर कट किया होता है वो हमें नहीं पता, तो उससे हमने उसे लिया है 9x एंड 7। x इज द कॉमन फैक्टर जिसे हमने कट कर दिया। वो हो भी सकता है वन, वो 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, 445 हो सकता है, एनी नंबर विच इज कॉमन बिटवीन द टू। एंड सेकेंड थिंग, जब आपने दूसरी रेशियो ली उसमें वही सेम फैक्टर है कि नहीं है, हमें क्या पता। अब इसको मैंने 4:3 लिया है, तो आई कुड हैव टेकन 16:12 कि एक्चुअल नंबर 16 और 12 है इसमें। समझ में आ गया? दैट्स वाई जब भी रेशियो आएगी कॉमन फैक्टर हमेशा आप अलग ही लोगे दोनों का, वो सेम आपकी कैलकुलेशन पे आ जाए अच्छी बात है, वरना अलग ही लेकर चलना है, राइट। देन हाउ डू यू गेट ऑल ऑफ देम टुगेदर, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में क्या फर्क, क्या रिलेशनशिप है? CCX क्यों लिया पहले तो ये बताओ, 9 ही लोगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे अब कि आपकी इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में रिलेशन क्या होता है, तो आम सी बात है, एक बहुत है कि हम भी जब भी लेते हैं इनकम इज इक्वल टू जितना एक्सपेंसेस किया उतना जितना सेविंग्स किया, और कई जगह नहीं जाएगी कहीं भी इनकम, या एक्सपेंडिचर में जाएगी या सेविंग्स में। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स, और इसी चीज को बैक एंड में याद रखते हुए हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पर्सन ए की इनकम कितनी है, 9x, उसकी सेविंग्स कितनी, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 4y, माइनस 4y, और उसने सेव कितना किया, पर्सन बी की इनकम कितनी है, 7x, एक्सपेंडिचर कितना उसका 3y, और सेव कितना किया 3,000। अब हमारी मर्जी आगे क्योंकि हमारी एक्सरसाइज चेंज हो गई, तो नाउ विल शिफ्ट द मेथड, है ना, और इसके बाद अपनी मर्जी हो जाएगी व्हेनेवर यू सॉल्व अ क्वेश्चन,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन कि वी फॉलो एलिमिनेशन मेथड, कोई भी पसंद कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया और इसे 4 से, बिकॉज अगर हम क्लास में एक बच्चे को छुट्टी देते हैं तो ऐसा नहीं चलता है, सभी को देते हैं, टेस्ट सभी का होता है, कोई किसी को वो नहीं मिलती, डिस्टिंक्शन नहीं मिलती कि नहीं तुम पास हो तुम जाओ, है ना। तो ऐसे ही इक्वेशन में जब किसी से मल्टीप्लाई करते हो, इक्वेशन मींस इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, हर एक नंबर मल्टीप्लाई होगा, किसी भी टर्म को छोड़ना नहीं है, कॉमन लेते हैं, सभी से लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे सभी से करेंगे, दिस इज वन रूल जहां पे गलती होती है, और सबसे ज्यादा कॉमन लेने में। हाँ जी, अगर जैसे होता है ना 4x प्लस 5y/2, क्या करते हैं इसमें आरुष, 4x प्लस 5y/2 में क्या करते हैं, 4 और 2 को कट कर देते हैं, है ना। कट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ये जो 2 है इट इज ऑल ओवर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज किया जाता था। आई वाज लिसनिंग टू सम सॉफ्टवेयर, वो बोलते हैं ना इक्वेशन जो सॉफ्टवेयर बोलता है, तो ऐसे ही उसने बोला इट इज 4x प्लस 5y ऑल ओवर 2। समझ में आ गई, ये 2 जो है ये 4x के साथ भी और ये 5y के साथ भी है, दिस इज वेरी कॉमन एरर, लास्ट टाइम बहुत बार हुआ है, तो 2 यहाँ कट जाएगा, इसके साथ नहीं होगा, कॉमन लेते हैं थ्रू आउट लोगे वरना नहीं लेना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना है तो थ्रू आउट करना, ठीक है। अभी लगेगा मैं बहुत बोल रही हूँ, पर जब गलतियां होंगी ना फिर समझ में आएगा कि मैं इतना क्यों बोल रही हूँ। 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, इसमें समझ में आएगा मेथड अब। नाउ दिस इज 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया दो इक्वेशंस को, बिकॉज मैंने जो कोएफिशिएंट सेम किए थे उन्हें एलिमिनेट करना है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस साइन, एलिमिनेट तभी होंगे जब साइन डिफरेंट होगा, तो हमने आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया। एंड आई सॉ इन योर पेपर, आपने ना उसको एक्चुअल सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, वैसे मत करना, स्कूल टीचर के गलत ना कर दे, ठीक है। वो समझना मुश्किल है कि क्या करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फिर 27 माइनस 12 लिखा, माइनस 28 माइनस 12 लिखा ब्रैकेट्स में, फिर माइनस कर दिया, परफेक्टली फाइन, बट उसको ऐसा टेबल बनाकर लिखो, उसका टाइम भी सेव होता है, प्लस टीचर्स को यूजुअली ये समझ में आता है कि इससे किया है, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट आई वुड वांट कि प्लीज उसे शिफ्ट कर लो। देन पुट वैल्यू ऑफ x एज 2000, किसी भी पसंदीदा, ये 4 इक्वेशंस आपके पास है, इसमें से कहीं भी डाल दो, 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000, 4000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18000 माइनस 4y इज माइनस 16000, और ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो कट गया, माइनस माइनस साइन, y की वैल्यू आ गई 4000। और यहाँ पर हमें उसने ये नहीं कहा हुआ है, उसने कहा है फाइंड योर मंथली इनकम, तो मंथली इनकम में x यूज हुआ था y यूज हुआ था, तो आइडियली अगर मैं y ना भी निकालू तो भी चलता है, ठीक है। therefore the monthly incomes are, मंथली इनकम आर, हमने लिया था ₹9x विच इज 9 इंटू 2000 ₹18,000, और उसके बाद 7x, तो 7 इंटू 2000 इज इक्वल टू ₹40। द मंथली इनकम्स आर 18,000 एंड ₹14,000 ना। दोबारा से सिखाऊं नेक्स्ट वाली इक्वेशन में, ठीक है करवा देते, तुम्हारा काफी मिस हुआ है ना, वैसे समझ में आएगी सॉल्व करना। अच्छा वो मैं बता देख, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 का मतलब है कि मुझे यहाँ पर ना एलिमिनेट करना है किसी भी एक वेरिएबल को, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, जैसे 4 और 3 से मल्टीप्लाई करना मुझे इजी लगा, मैं क्या करूंगी इनके कोएफिशिएंट्स को सेम कर दूंगी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से, पर वो थ्रू आउट हुआ, अब ये क्या हुआ, इसमें 12 एंड 12 दोनों कोएफिशिएंट्स सेम आ गए, ठीक है। अब मुझे इन्हें एलिमिनेट करना है, अगर तो इनके डिफरेंट साइंस है तो इजिली हो जाएंगे, दैट मींस वी एडेड, अगर इनके सेम साइन है तो साइन चेंज करते हैं, जैसे आप डिवीजन में करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, हर एक टर्म का साइन चेंज कर दिया, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसका, प्लस 28 बन गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, और ये प्लस था माइनस, नाउ विल गो बाय दीस साइंस, तो 27 माइनस 28 माइनस, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, देन 6000 माइनस 8000 माइनस। अब इसी के बाद आपका एग्जांपल 9 है, पेज 35 पर, यस
पेज 35, एग्जाम्पल नंबर 9। 2x plus 3y equal to 8, 4x plus 6y equal to 7, जो कि अभी नहीं करना, चलो क्योंकि मैंने आपको इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस नहीं करवाए, ठीक है। ये विल डू आफ्टर, ये इस एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है नहीं, बस ये एक्सरसाइज है लास्ट आपकी, एक्सरसाइज 3.3, यही लास्ट है ना। हाँ, तो इसके बाद आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज मिस की थी वो, और जो इसमें एक्स्ट्रा उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पे है वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो देन क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13। अच्छा, ये तो करवाया हुआ है पेज 36 पर, 13 नहीं, ये होगा आपका एग्जांपल नंबर 10, पेज नंबर 35 पर ही है। चलो, the sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66। तो ये क्वेश्चन आ गया डिजिट्स बेस्ड। तो हमें क्या लेना है, बुक का अगर छोड़ देते हैं कि इसने कैसे डिजिट्स को लिया है, मैंने आपको कैसे सिखाया था, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस के डिजिट को क्या लेते हो, x। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, y। और ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, देखो मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, जितना भी था उसी में देख लिया कि मुझे नंबर भी चाहिए, रिवर्स भी चाहिए, तो पहले ये 4 स्टेटमेंट्स अपने माइंड में क्लियर रखूंगी। ओरिजिनल नंबर क्या बन चुका है हमारा, 10y प्लस x। और अगर रिवर्स करते हैं, रिवर्स नंबर 10x प्लस y, ठीक है। अब स्टेटमेंट कहती है सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, वो टू डिजिट नंबर कौन सा था आपका, 10 पर। तो सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, सम दो नंबर्स का होगा, एक टू डिजिट नंबर और उसका रिवर्स, रिवर्स क्या है 10x प्लस y, द सम इज इक्वल टू 66। sum of a two digit number and number obtained by reversing the digits is 66, ठीक है। तो इसको जब भी आप ऐड करोगे, x x में ऐड होगा, y y में, तो ये हो जाएगा 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 66, y प्लस x इज इक्वल टू 66 बाय 11 कितना आ जाएगा 6। तो y प्लस x इज 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई बड़े आराम से, राइट। नेक्स्ट उसने कहा है डिजिट्स डिफर बाय 2। अब डिजिट्स डिफर बाय 2 का मतलब क्या है, x माइनस वाई, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि जो हमारा यूनिट प्लेस है वो बड़ा है, पर ऐसा हो सकता है टेंस बड़ा हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, डिजिट्स डिफर बाय 2, देयरफॉर सेकंड इक्वेशन हो जाएगी y माइनस एक्स इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो हमारे ना दो सेट ऑफ क्वेश्चन हो गए, जैसे क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन, क्वेश्चन के दो पार्ट्स, तो आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये जैसे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक ये सेट सॉल्व किया, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दूसरा सेट सॉल्व किया। यहाँ से देखिए 66 वाला पहली वाली इक्वेशन, और ये दूसरी वाली इक्वेशन डिजिट्स डिफर बाय 2, इसके दो तरह से सॉल्विंग हुआ। अब इसमें देखो एलिमिनेशन वर्क्स बेस्ट, 2y इज इक्वल टू 8, y कितना आ गया 4, और अगर y 4 है तो x कितना हो गया 2, ठीक है। और यहाँ पर ये y कैंसिल हो गया, 2x इज 8, x कितना आ गया 4, और अगर x 4 है तो y कितना आ गया 2। तो नंबर क्या बन सकता है 42 और 24 दोनों ही वैलिड हैं, ठीक है। therefore the required number is equal to 42 और 24। 42 में भी 42 नंबर हुआ अगर मेरा ओरिजिनल, मैंने रिवर्स किया 24, सम आ गया 66, डिजिट्स का डिफरेंस 2 का ही है, ठीक है। और अगर मैंने 24 माना, रिवर्स किया 42, डिजिट्स का डिफरेंस फिर भी क्या है 66, राइट। चलो एक्सरसाइज 3.4, जो पहले के 4 पार्ट्स है वो घर से करोगे आज होमवर्क, वो कल क्लास में करवाऊंगी। 3.3 मुझे नई बुक नहीं मिल रही है सीरियसली, मैंने एक दो जगह पूछा नहीं है, मुझे बुक पास से जाना पड़ेगा।
हाँ बुक्स ला के जाओगे तो मैम सेम है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन क्लास में जो मैं क्रिएट कर रही हूँ ना, उसी के लिए मुझे नई बुक चाहिए। मेरे पास 2 सेट है, ये लो पूरी पूरी बुक है। ये कोई लास्ट ईयर में कोई यहाँ दान देकर गया था, कोई बच्चा आया था वो छोड़ गया, वो तो वापस कभी आए नहीं। हाँ पे फाउंटेन उधर, उधर वाली। हाँ समझ गए। स्ट्रीट है वहाँ पे, पेविलियन के पास भी है और वहां पर भी है। जो निकमल वहां पे जो माल रोड का चौक है वहां पर भी है गुप्ता बुक। हाँ वहां पर भी है, हाँ हाँ ठीक है। वहाँ मिल जाएगी, वहाँ से तो मैं भी मंगवा लूंगी, मिल जाएगी वहाँ पे। चल, हाँ अच्छा ठीक, मैं अभी मंगवा लेती हूँ, वहाँ तो जाना भी बड़ा आसान है। चलो इसमें एक्सरसाइज 3.3, सिर्फ जो मैं कंफ्यूजन यहाँ कर रही हूँ ना, बैठकर कुछ इधर से इधर बोल रही हूँ, उसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए मुझे नई बुक चाहिए और नई इसी का सारा काम करवाना है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, पहले के 4 पार्ट आज होमवर्क ले लो, कल क्लास में आराम से सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, परसों टेस्ट होगा सैटरडे को, जितना भी करवाया काम से थोड़ी स्टेटमेंट प्रॉब्लम ही दूंगी। ठीक है, और तक एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत लिखवाया है और बुक के क्वेश्चन, बस इनमें से, इसके अलावा कुछ नहीं और। राइट, अपनी बुक के क्वेश्चन जो भी एक्स्ट्रा थोड़े बहुत मैंने आपको करवाए हैं, आई थिंक 10-15 10 या 11 आई थिंक एक्स्ट्राज होंगे आपके पास, और ये जो बुक के क्वेश्चन है इनमें से ही आएगा और कोई नहीं होगा, तो इसी को प्रैक्टिस कर लो। आई गिव यू अराउंड 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन दी जाएंगे बस। ठीक है, 1 घंटे में सॉल्व करना है, 3 मार्क्स 2 मार्क्स इनमें रिविजन होगी। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट पार्ट, वही फ्रैक्शंस का आ गया, ये तो करवाया हुआ ना आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया होगा एज अ एक्स्ट्रा, सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया था, लिख लो इसको। If we add 1 to numerator, subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. तो पहले क्या लिखता है, let the numerator is equal to x, let the denominator is equal to y, और फ्रैक्शन अपने पास क्या आ गई, x/y। कल एक्स्ट्रा करवाने से पहले ना मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो करवा दूंगी, सो दैट अगले हफ्ते के 2-3 दिनों में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स का, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चंस आए थे आपके अभी के बोर्ड पेपर्स में भी, वो इजी वाले क्वेश्चंस को ही टफ किया हुआ था। ठीक है, चलो, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। Now the question says add 1 to the numerator, subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, मतलब 2/2, 3/3, 4/4 ऐसा नंबर बन गया, समझ में आ गया, 1/1 बन गया। राइट, एंड इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को कुछ मत कहो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, फ्रैक्शन 1/2 होगी। समझ में आ गया? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा x+1 इज इक्वल टू y-1, और ये 1 कैंसिल हो गया है ना, हो गया? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों सेम साइड पर नहीं है, ऐसे का हो गया। हाँ, ये तुम्हारी गलतियां जो है ना, मैं 4 साल से देख रही हूँ और लास्ट ईयर मैंने बहुत देखी है, सच में कह रही हूँ, लास्ट ईयर एंड तक ना क्वेश्चन में लटकती रही है कहीं ना ये गलतियां। तो आई गॉट सो फेड अप, मैंने कहा ना क्लास में बोलना है कि ये गलती मैंने करनी है और मुझे बोलो कि मैम गलत किया है। ठीक है, हाँ, और मुझे बोलते हो बड़े आराम से मैम गलत लिखा है, मतलब हाँ मेरी मिस्टेक इतनी जल्दी, अपनी मिस्टेक्स को उतनी जल्दी देखो, और वही रोड टू इम्प्रूवमेंट है। मेरी मिस्टेक देखते हो, नो प्रॉब्लम, सच में मैं कभी भी फ्रेंड नहीं होती हूँ कि मैंने गलत लिखा है, गलत लिखा है बिल्कुल सही है, आप नोटिस करते हो वो भी बिल्कुल सही है। राइट, बट वही चीज अपने में भी लेकर आओ, जब आप एक चीज कैलकुलेशन गलत कर रहे हो ना, उसको पॉइंट आउट रखो अपने ब्रेन में, तो यार उस चीज को रिपीट मत करो। एंड बिलीव मी, अगर आपके मार्क्स आएंगे वो मेरे लिए ही अच्छे हैं, अगर आप बोर्ड्स में अपने पेपर्स में स्कोर करते हो तो मेरे लिए ही वो अच्छा है, कोई वो आपको बेनिफिट तो मिल रहा है, बट आई बी हैप्पी अगर इस चीज को पॉइंट करके इंप्रूव करते हो। राइट, चलो अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई, क्लियर? अब मैं साइमल्टेनियसली इन इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी,
which is the method of elimination, solving the system simultaneously हम solve कर रहे हैं। तो ये आ गया 2x minus 5 minus 1 equal to 0। अब देखो इसमें y और y दोनों सेम है, तो मैं कुछ नहीं करना, मुझे लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड इक्वेशंस है, दोनों के साइन सेम है, तो सेकंड वाली इक्वेशन में साइंस को चेंज कर दिया, तो 0 का तो साइन चेंज होता नहीं इक्वल टू के बाद। अब ये माइनस वाई प्लस वाई हो गया, ये कैंसिल, x माइनस 2x हो गया माइनस एक्स, 2 प्लस 1 हो गया, समझ में आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। नाउ पुट x एज 3, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। 3 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। गलत है, नहीं हो सकता, नहीं होगा। न्यूमरेटर मींस ओनली द न्यूमरेटर आफ्टर सॉल्विंग फ्रैक्शन। 2/5/5 एक इम्प्रॉपर फॉर्म है, लेकिन अगर हम फ्रैक्शन में जाते हैं तो मैं ऐसे 2/25 ही, सब न्यूमरेटर होगा 2, डिनोमिनेटर होगा 25, ठीक है। सॉल्विंग में इट हैज टू बी अ सिंगल नंबर, नेगेटिव भी नहीं आते यूजुअली स्टेटमेंट से, आज तक नहीं देखा है कि नेगेटिव आएगा और आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर वो आता होगा ना तो आपकी फ्रैक्शंस में नेगेटिव -3/5 कुछ करके दिया होगा। तो हमारी फ्रैक्शन बन गई, therefore fraction is equal to 3/5 and we will also तो फ्रैक्शन इज 3/5, ठीक हो गया। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu। तो इसके दो ही बंदे दिए हुए यहाँ पे, हमेशा एज में 2 आएगा। आपके पहले पिछले साल तक ऑप्शनल एक्सरसाइज में एक एज प्रॉब्लम थी जिसमें 3 बंदे थे, ठीक है, और वो डिफिकल्ट में आता था, आज तक पेपर में आया भी नहीं है क्वेश्चन, और वो डिलीट ही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, form the pair of linear equations in the following problems and find the solutions by elimination method। फर्स्ट उसने सेकंड पार्ट में लिखा है 5 years ago, इसका सेकंड पार्ट। तो मुझे दिख गए हैं दो वेरिएबल, लेट द एज ऑफ, पहला दिखा हुआ है नूरी, आई विल राइट x years and let the age of Sonu is equal to y years। फिर कहा गया है 5 years ago, 5 साल पहले, एंड 10 years later, so age of Nuri कितनी हो जाएगी x minus 5 years and age of Sonu is equal to y minus 5 years। 10 years later age of Nuri x plus 5 and age of Sonu will be y, हाँ जी क्या होगा x plus 10। अब आते हैं 5 years ago नूरी मतलब x minus 5, was मतलब equal to, thrice मतलब 3 times, as old as सोनू। इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ना स्टेटमेंट प्रॉब्लम से सच में यही मुश्किल आएगी कि स्टेटमेंट फॉर्म कैसे करनी है, और बिलीव मी आपको डिफिकल्ट वाली इक्वेशन पहले ही हट गई, जो इस चैप्टर में डिफिकल्ट था वो डिलीट ही हो गया, एनसीईआरटी ने उसे खत्म ही कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आएगा भी नहीं अब। तो हम लिखेंगे x minus 5 इज इक्वल टू 3 times y minus 5। अच्छा मैंने नूरी की एज को x क्यों लिया और सोनू की एज को y क्यों दिया, क्योंकि वो पहले दिया। तो बाय इंस्टिंक्ट हमारा क्या होता है कि नूरी की एज हमने x minus 5 कॉरेस्पॉन्डिंगली मतलब एक रिस्पेक्टिवली ले लिया। क्वेश्चन में ये भी चीज ध्यान रखो, पेपर में जल्दी से x लेकर किसी और को उसको y minus 5 में इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, अगेन नूरी इज गिवन फर्स्ट, पूरा रिस्पेक्टिवली चल रहा है ना क्वेश्चन, तो x plus 10 is equal to 2 times y plus 10। अब तक ये चैप्टर मुश्किल लगा, इजी लगा?
अब 9th के फर्स्ट चैप्टर से कंपेयर करो, जब पहली बार 9th में पढ़े थे नंबर सिस्टम, उससे कंपैरिजन में इजी है मुश्किल है? बहुत इजी है। 10th की मैथ्स इजी ही है, ठीक है। 10th में गिनती से 2 चैप्टर्स है ज्योमेट्री के, उन 2 चैप्टर्स के भी 2-3 एक्सरसाइज से डिलीट कर दी। सर्कल्स में है ही गिनकर 10 क्वेश्चन बुक के। उसके बाद थोड़े बहुत एक्स्ट्रा है, थोड़े बहुत जस्ट वो भी मिनिमम टाइप, इतना नहीं है कि बहुत बढ़ चढ़कर हमें सिलेबस दिया जैसे पिछली बार सर्कल्स में एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम्पलर में भी है, ऐसा नहीं है। और ट्रायंगल जो थोड़ा बहुत मुश्किल था वो 2 साल से कम हुआ है पोस्ट कोविड। x+10 इक्वल्स टू 2y+20, x-2y-10। कंसिस्टेंट रहोगे, सच में कहती हूँ, मैथ्स वैसे ही 10th की क्लियर हो जाती है, ठीक है। इसमें भी बहुत डिफिकल्ट पार्ट था इक्वेशंस का, मैं पिक्चर क्लिक करके भेजूंगी। वो क्वेश्चन सच में लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत स्ट्रगल किया था कि वो समझ नहीं आ रहा, फिर फॉर द टाइम बिंग छोड़ दिया था कि बहुत पढ़ा लिया उसको, अब छोड़ो। और वो बाद में डिलीट ही हो गया और अब भी डिलीटेड ही है आपके लिए। तो अब ये वाले जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं या थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन जो इस वाले पेपर में आए हैं, बस उन्हीं पर हम फोकस करेंगे अब। एलिमिनेशन, साइन चेंज, बिकॉज एक्स और एक्स सेम है। -3+2 हो जाएगा -y, +10 +20, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 20। नाउ पुट y as 20 in any one of the equation। तो मैं इसमें पुट कर लेती हूँ x -3 into 20 plus 10 equal to 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is equal to 50 years। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू is equal to 20। ये जो लिख रहे हो ना प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, आखिरी का एक नंबर है आपका, 2 लाइन्स नहीं है, ये आखिरी का एक नंबर लिख रहे हो, एक या आधा नंबर जो नहीं कटेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट कम्स टू दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी हो जाएगा, तो ये 3 क्वेश्चन तो इस बार हो जाएंगे क्लास में। कल आपको मैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही करवाऊंगी, और ग्राफिकल मेथड, ग्राफ ले आना कल सब बच्चे, पेन और पेंसिल अपनी सब लेकर आना, पेंसिल, स्केल, इरेजर, है ना, यहाँ से मिल जाता है, पर अपने अपना ले आना, अच्छे बच्चे हो, राइट। ग्राफ जरूर लेकर आना। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। अब ये डिजिट आ गया ना, तो पहली चीज मैंने देखनी है कि इसमें रिवर्सिंग लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तो वो 4 स्टेप पहले फॉर्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, let the digit at units place is equal to x, let the digit at tens place is equal to y। Therefore original number 10y plus x और reversed number अब sum of digits, digits क्या थे नंबर के? x and y। तो sum of digits of a 2-digit number, तो क्वेश्चन क्या बन गया, हमारी स्टेटमेंट क्या बन गई, इक्वेशन क्या बन गई? x plus y is equal to 9। also 9 times this number। अब जो दिस नंबर लिखा होता है ना, उसकी जगह पढ़ो 10y plus x। 9 times 10y plus x, दिस नंबर को मैंने उसके एक्सप्रेशन से चेंज कर दिया जो हमने x and y में फॉर्म किया था, 10y plus x। 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब इज हो गया इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2 आ गया और मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। रिवर्सिंग द डिजिट्स को जो हमने नंबर फॉर्म किया, अब रिवर्स की जगह हम क्या पढ़ लेंगे? 10x plus y, राइट।
दिस इज प्योरली, मतलब एक होता है ना वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड टू योर मैथमेटिकल साइंस, ठीक है। और एक बहुत ही क्रूड बड़ा देसी सा वे सिखाया था, माय सर टोल्ड मी, कहते कुछ नहीं है, तुम लोग हिंदी बोलते हो या पंजाबी बोलते हो और तुम्हारी बुक होती है इंग्लिश में, तो समझने में इक्वेशन को क्यों मुश्किल आती है, पता क्यों? क्योंकि आपने उसको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया, तुम दिमाग में इंग्लिश ही घुमा रहे हो। तो कुछ मत करना, जब नई चीज समझ में आए ना उसकी हिंदी ट्रांसलेशन करना शुरू कर दो, जो आपको लैंग्वेज समझ में आती है उसके हिसाब से, राइट। वो चीज समझ में आनी शुरू हो जाएगी एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अपने आप ही आपकी स्मूथनेस या होता है ना पिकअप जो होता है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आ गया 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अगर 90y है और 2y इकट्ठा कर दिया 88y, 20x और 9y, 9x इकट्ठा कर दिया 11x, तो 8y इज इक्वल टू x। दो इक्वेशन बन गई, कोई इसमें हमारी और कोई चेंज नहीं है कि हमने ऐसे लिखना था वैसे लिखना था, कोई दो इक्वेशन नहीं बनी और, है ना। अब क्या करेंगे? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कर लो, है ना। x की जगह क्या लिख देंगे? 8y प्लस y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या आ गई? 1। अगर y 1 है तो x कितना हो गया? therefore x इज इक्वल टू 8 और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 10y प्लस x था ना, तो y यूनिट पे 10 प्लेस पे था, नंबर विल बी 80। और अगर मैंने इसको रिवर्स किया 81, तो 2 टाइम्स 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स 18 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 81, ठीक है बिल्कुल 162, राइट। चलो नंबर के केस में तो चेक करना और भी आसान है। अब आते हैं करेंसी नोट्स वाला क्वेश्चन। ऐसा मैंने क्लास में करवाया था ना आपको, फोर्थ पार्ट। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she got. X and Y clear हो गया, क्या लेना इसमें? Let the number of rupees 50 notes, क्योंकि वो पहले लिखा हुआ है, let the number of rupees 100 notes, देखो, let the number of rupees 50 notes is equal to x. Let the number of rupees 100 notes is equal to y. तो पहली इक्वेशन आपको क्या समझ में आती है? टोटल नोट्स उसको मिले हैं 25, मतलब कि अगर हमें ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए और सिर्फ पेपर गिनने को कहा जाए, तो नोट्स को पेपर के लिए और उसके ऊपर की करेंसी वैल्यू क्या है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अगर मुझे ब्लाइंड फोल्ड किया है तो मैंने सिर्फ इतना काउंट किया कि जो नोट्स है वो 25 है, किस डिनोमिनेशन के हैं वो नहीं पता, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज 25। अब इसकी करेंसी वैल्यू जो इन नोट्स की है वो है रुपीज 2000। 50 के x नोट्स है, 100 के y नोट्स। अगर तो इक्वेशन समझ में आती है सॉल्व करना क्या बनी है, वेल एंड गुड। डू वी अंडरस्टैंड? 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, समझ में आ रहा है सबको ये? 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, समझ में आया ये? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को ना समझ में आया हो? हाउ डिड वी गेट दिस 50x प्लस 100y? हाँ, हमने करेंसी वैल्यू को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई किया। 50 के 2 नोट्स है मतलब 100 रुपीज, 50 के 3 नोट्स है मतलब 150। ये चीज सच में कह रही हूँ, तुम हंस रहे हो ना इस चीज पे, ये जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना वहां पे बैठे हो जो कि कैसे इक्वेशन बनी, इट्स द फैक्ट। अगर मुश्किल लगता है सीरियसली, एक बच्चा था अभी लास्ट लास्ट पेपर में, उसने कहा क्या मैम आपने वैल्यूज का लेने को कहा हुआ था, मैंने वही लिया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको ए बी पी क्यू में क्वेश्चन दिया ही होगा, और जब इस चीज को नहीं समझ पाते हो तो ऐसा समझो कि अगर 50 के 1 नोट है तो मेरे पास 50 रुपीज है, अगर 2 नोट्स है तो ऐसे 100, और अगर x नोट्स है तो करेंसी वैल्यू उसकी क्या हो गई? 50x। ऐसे ही अगर 100 के y नोट्स है, करेंसी वैल्यू क्या हो गई? 100y, एंड द सम विल बी इक्वल टू 2000। अब अगर इनको सॉल्व करना, मैंने पहले इस पे थे 50 कॉमन लिया,
x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। तो x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 2y कितना हो जाएगा? 40। Now I get these two equations. X plus y is 25. X plus 2y is 40. X और x सेम दिख रहा है। एलिमिनेशन लगाने के लिए साइन चेंज किया, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, y माइनस 2y कितना हो गया? माइनस 5, 25 माइनस 40 कितना आ गया? माइनस 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 15। और ऐसे ही हमने y को पुट किया 15 अपनी पहली वाली इक्वेशन में ही, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 10। ये क्लियर है सबको? आपने लिखना है x प्लस 15 is 25, x is equal to 10। ठीक है? So how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received? So number of rupees 50 notes is equal to 10। मॉनेटरी वैल्यू कितनी हुई इसकी? 500। मनी वैल्यू क्या है? 500। ठीक है? नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स कितने हैं? 15। मनी वैल्यू कितनी हो गई? 1500। 2000 कंप्लीट हो गया, राइट? क्वेश्चन क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ पार्ट। जैसे आपको टैक्सी चार्जेस वाला क्वेश्चन करवाया था, ये बिल्कुल सेम है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter। समझ में आ गया? किसी भी लाइब्रेरी के फिक्स चार्जेस है पहले 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अगर बुक लेट होती है, एंड उसके बाद एवरी डे आफ्टर दो 3 डेज एडिशनल चार्ज लगेगा पर डे। तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days. Suzy paid ₹21 for a book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for the each extra day। लास्ट लाइन से ही क्लियर हो जाता है कि मुझे इस क्वेश्चन में x और y को क्या लेना है। लेट द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज पहले क्यों लिया? क्योंकि पहले लिया हुआ है स्टेटमेंट में, पहला जो हमें वर्ड दिया हुआ वो फिक्स चार्ज का है। तो लेट द फिक्स चार्ज इज ₹x। लेट द चार्ज per day for extra day। और ये कितना है एक्स्ट्रा डे? आफ्टर 3 days ₹y। ऐसे क्यों आ रही है? इसमें देख भी नहीं रही हो। लो, ठीक है, उसके बाद हम करते हैं। पहले लो। हाँ जी। सरिता paid ₹27 for a book kept for 7 days। 7 days का ब्रेकअप होगा, पहले 3 दिन के लिए और उसके बाद एडिशनल डेज कितने हो गए? 4। ठीक है? और चार्जेस हुए हैं ₹27। She says for fixed charge for the first 3 days and y per day for additional days। तो हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? पहले 3 दिन के लिए तो ₹x, उसके बाद 4 डेज के लिए 4 into y पर डे ₹y। तो x plus 4y is equal to 27। ठीक है? ये तो है 7 days ₹27। इफ वी हैव 5 days ₹21, 5 days ₹21, तो क्या लिखेंगे? x 5 में से 3 माइनस में कितना आ गया? 2। और 2 डेज के एडिशनल चार्ज है y पर डे। 2y इज इक्वल टू 20। स्टेटमेंट क्लियर है? सॉल्व कर लो इसको। ठीक है? कल तक यही क्वेश्चन सब रिवाइज करना, बिकॉज आपका सैटरडे को टेस्ट होगा और जो कल करवाऊंगी वो टेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है? 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो राइट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹15। फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 15
एंड एडिशनल चार्ज जो भी एक्स्ट्रा चार्ज पर डे है दैट इज ₹3 पर डे। सिर्फ आज तक का टेस्ट होगा, आज तक के क्वेश्चंस का ऑन सैटरडे, और कल जो काम करवाया जाएगा वो टेस्ट में नहीं आएगा। जाओ और हंसना ना बंद करो।